101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का हिस्सा नहीं है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए वह अणु है जो किसी जीव के विकास और गतिविधियों के लिए आनुवांशिक सूचनाएं रखता है। डीएनए में सूचनाएं 4 रासायनिक आधारों से बने एक कोड के रूप में संग्रहित होती हैं। ये 4 रासायनिक आधार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन है। तो ये चारों के चारों ही जो हैं डीएनए का हिस्सा हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर चारों विकल्प जो हैं आपके एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सभी सही हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या फिर दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका एक नाम कास्टिक है और दूसरा नाम जो है दाहक सोडा है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में और साबुन बनाने में, कागज और सूती वस्त्रों में चमक पैदा करने में इसका उपयोग होता है। अगला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को यानी पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या फिर वाशिंग सोडा भी कहा जाता है और इसका उपयोग जो है जल के खारेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अब है आपका सोडियम सल्फेट। देखिए, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग शीशा बनाने, कागज बनाने, दवा बनाने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला। 103वां प्रश्न है, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन वह घटना है जिसके द्वारा प्रकाश की एक किरण पदार्थ के कण के साथ परस्पर क्रिया करने पर कई अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होती है। कई बार आप लोग प्रकीर्णन और परावर्तन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की कोई किरण किसी कण या फिर किसी सतह द्वारा बिना अवशोषित हुए पूरी तरह से परावर्तित कर दी जाए। वहीं प्रकीर्णन में क्या होता है? प्रकीर्णन में पहले जो कण हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद फिर उसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पुदुचेरी, असम। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अगस्त 2019 में स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात था। वहीं असम इस स्कीम को लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। इस योजना को और ज्यादा सहज और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है, जिसके जरिए लाभार्थियों को रियल टाइम सूचना मिल जाएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 105वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 25 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अक्टूबर 2023 तक घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके सही मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने और उसका विस्तार करने में भी सुविधा प्रदान करेंगे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर होगा बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 106वां प्रश्न है, सूची 1 में फल दिए गए हैं और सूची 2 में उनके खाने योग्य भाग हैं।
सेब। देखिए, सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। नारियल, नारियल का खाने योग्य भाग उसका भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य भाग जो है उसका फ्लैसी एरियल होता है। काजू का खाने योग्य भाग जो है बीज पत्र होता है। तो आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर है आपका बी वाला। 107वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अम्ल दिए गए हैं और सूची 2 में भोजन। स्टीरिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल जो है ये वसा में होता है। टार्टरिक अम्ल जो है ये अंगूर में होता है। ब्यूटरिक अम्ल बासी मक्खन में होता है और मैलिक अम्ल जो है ये सेब में होता है। तो आपका सही आंसर है 3, 2, 1, 4। ये आंसर है आपका बी वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है? कच्चा लौह, ताड़े लौह, ढलवा लौह, उपरोक्त में से कोई नहीं। ताड़े लौह जो है ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें 0.12% से लेकर 0.25% कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2% होती है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 109वां प्रश्न है, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उनमें मिलने वाली तितलियां। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में केसरी हिंद तितली पाई जाती है। केरल में बुद्ध मयूरी पाई जाती है। सिक्किम में ब्लू ड्यूक पाई जाती है। महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मन पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ये आंसर है आपका सी वाला। 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 जून 2022 से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर गोल्डन राइस की खेती की है। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है। इस चावल में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है और बीटा कैरोटीन की वजह से इस चावल का रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन होता है। बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। बीटा कैरोटीन शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। 1 कप गोल्डन राइस एक वयस्क की विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता का 50% तक पूरा कर सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला यानी विटामिन ए। निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। देखिए यहां पर एस्पिरिन जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है बल्कि ये एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स औषधियों का प्रयोग शरीर दर्द को कम करने के लिए या फिर बुखार को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स औषधियों में क्रोसिन, एस्पिरिन, फेनेसिटिन, पायरोमिडिन ये शामिल हैं। वहीं आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, सेफेलोस्प्रिन्स है, स्टेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, रिफाइमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है। तो ये सभी जो औषधियाँ हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला एस्पिरिन। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऊर्ध्वपातन के कारण
गीले कपड़े सूख जाते हैं, ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। जब हम ठोसों को गर्म करते हैं तो ठोस वैसे पहले तो द्रव में बदलते हैं और द्रव से गैस में बदलते हैं, और ठीक ऐसे ही गैस को जब ठंडा किया जाता है तो गैस पहले द्रव में और द्रव से फिर ठोस में बदलती है। ऊर्ध्वपातन की घटना में ठोस जो है इसको गर्म करने पर यह सीधे गैस में बदल जाता है, और जब गैस को ठंडा किया जाता है तो गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। तो ये घटना जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत है। ऊर्ध्वपातन की वजह से नहीं बल्कि बाष्पीकरण की वजह से गीले कपड़े सूख जाते हैं, और बाष्पीकरण की वजह से ही तालाब का पानी सूख जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 114वां प्रश्न है, खुप्सगोल लेक नेशनल पार्क जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, स्थित है रूस में, ताइवान में, मंगोलिया में, चीन में। जून 2022 में पेरिस फ्रांस में आयोजित मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 34वें सत्र में मंगोलिया के खुप्सगोल लेक नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो ये मंगोलिया में स्थित है। आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 115वां प्रश्न है, 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अवसंरचना विकास बैंक द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। 27 जून 2022 को विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 116वां प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। ये सल्फेट और फ्लोराइड के जो लवण घुले होते हैं इसकी वजह से जल की स्थायी कठोरता होती है। जल की स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता उसे उबालकर आसवन करने से भी दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर करने की जो मुख्य विधि है वो परम्यूटेड विधि कहलाती है। तो आपका सही आंसर है बी वाला। 117वां प्रश्न है, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। लेकिन यहां पर बात करें पहले वाले कथन की, तो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन नहीं बल्कि एल्कीन कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। हीरा जो है, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है और हीरा प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन यह ग्रेफाइट की तुलना में रासायनिक रूप से कम क्रियाशील है, यानी यह अधिक क्रियाशील नहीं है बल्कि यह कम क्रियाशील है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। आपका चौथा वाला भी सही है। देखिए, ग्रेफाइट जो है मुलायम, चिकना, गहरे भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो यहां पर आपके 3 और 4 सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, 3 तथा 4। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पौधों के बृहद पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये बृहद पोषक तत्व हैं। वहीं मैग्नीशियम जो है ये गौण पोषक तत्वों में आता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और गंधक
ये गौण पोषक तत्व हैं। मैग्नीज जो है ये पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन आते हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, केवल एक और दो। 119वां प्रश्न है, द विंसी मिशन लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा, नासा द्वारा, ईएसए द्वारा, जाक्सा द्वारा। देखिए, द विंसी की फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इस मिशन को 2029 में नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह मिशन जो है शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, नासा द्वारा। 120वां प्रश्न है, हाल ही में दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया। वह कहाँ के निवासी हैं? यूक्रेन, फ्रांस, पोलैंड, रूस। दिमित्री मुराटोव जो हैं ये रूस के निवासी हैं। इन्होंने वर्ष 2021 में फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा के साथ 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। इन्होंने अपना पुरस्कार यूक्रेन युद्ध में विस्थापित हुए बच्चों के लिए $103.5 में नीलाम कर दिया। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 121वां प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है जनवरी के पहले रविवार को, जनवरी के दूसरे रविवार को, जनवरी के तीसरे रविवार को, जनवरी के अंतिम रविवार को। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु की वजह से होता है, जो एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का बैसिलस है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। हैंसेन रोग एक क्रॉनिक और वृद्धिशील जीवाणु संक्रमण है। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 122वां प्रश्न है, आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस हाइड्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस रंगहीन मोम जैसा मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसे प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है। इसी वजह से इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है और यह एक विषैला पदार्थ होता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई उद्योग में यानी माचिस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। फास्फोरस हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड को फॉस्फीन भी कहा जाता है। और फॉस्फीन जो है यह पेड़ पौधों और अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से दलदली स्थानों में पैदा होती है और वायु के साथ अभिक्रिया करके यह जल उठती है। फॉस्फीन एक रंगहीन और सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है। कैल्शियम फॉस्फाइड, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो है होम सिग्नल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग समुद्र में जहाजों को संकेत देने में किया जाता है। तो हमारा यहां पर सही आंसर है ए वाला। 123वां प्रश्न है, पारे का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस, 413 डिग्री सेल्सियस, 565 डिग्री सेल्सियस। देखिए, पारे का रासायनिक संकेत Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। क्वथनांक की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गर्म करने पर तेजी से वाष्प में बदल जाता है क्वथन कहलाता है। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 124वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया वाराणसी में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। जून 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? लखनऊ क्षेत्र, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन
घोषित किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, 3 तथा 4। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? सुक्रोज, एक्टिन, लैक्टोज, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट शर्करा और स्टार्च होते हैं। इनका उपयोग जीवों को ऊर्जा और संरचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरणों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, पॉलीसेफराइड, स्टार्च, सिलोज, माल्टोज ये सब शामिल हैं। यानी सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट हैं। वहीं एक्टिन जो है ये ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन परिवार से संबंधित है। यानी एक्टिन जो है ये प्रोटीन है, प्रोटीन परिवार से आता है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 127वां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है ऑयल गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, सिन गैस। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को सिन गैस कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। ऑयल गैस की बात करें तो ऑयल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन अर्थात मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि मिश्रित होता है। तो हमारा यहां पर सही आंसर है डी वाला। 128वां प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री, 50 डिग्री। देखिए, -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर मापी है इनका मान समान होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 129वां प्रश्न है, बाल्टॉप 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह पहली बार है जब भारत ने बाल्टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया है। यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बाल्टॉप 2022 नाटो सहयोगी देशों का एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। इसमें फिनलैंड और स्वीडन के साथ 14 नाटो सहयोगी देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो अभ्यास है ये नाटो कंट्री का अभ्यास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत जो है नाटो समूह का हिस्सा नहीं है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह अभ्यास 5 जून 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन से स्टार्ट हुआ है और उसी समय स्वीडिश नेवी की 500वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल 2। 130वां प्रश्न है, नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है? उत्तर कोरिया का, दक्षिण कोरिया का, मिस्र का, संयुक्त अरब अमीरात का। नूरी जो है दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2, जिसे नूरी के नाम से जाना जाता है, इसने सियोल से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित गोहेंग से उड़ान भरी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो है आपका बी वाला, दक्षिण कोरिया। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान बंगलुरु, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस नई दिल्ली, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस ये हैदराबाद में है। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी गलत है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका सही वाला आंसर है बी वाला। 132वां प्रश्न है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। वृक्षों की आयु जो है उसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। और देखिए, वलय के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। यानी वलयों के अध्ययन को
डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है सी वाला। 133वां प्रश्न है, लोहे का गलनांक कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 1264 डिग्री सेल्सियस, 1105 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करके वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाती है। बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, वहीं लोहे का गलनांक जो है 1535 डिग्री सेल्सियस है। लोहे का जो रासायनिक संकेत है वो Fe है और आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 26वां है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 134वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी, बैसिलस एसपीपी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कैरिबियाई द्वीप ग्वाडेलूप के मैंग्रोव वनों में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 135वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी, तारपीन का तेल, कांच, नायलॉन। देखिए, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं पानी में इसकी जो चाल है, पानी में इसकी चाल 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तारपीन के तेल में इसकी चाल जो है 2.04 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में इसकी चाल जो है 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नायलॉन में इसकी चाल जो है 1.96 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा चाल इसकी जो है पानी में है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, पानी। 137वां प्रश्न है, सूची 1 में मिश्र धातु दी हुई है और सूची 2 में उसका संगठन है। पीतल, पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। गन मेटल जो है कॉपर, टिन, जिंक और लेड का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड जो है ये कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। सोल्डर जो है ये आपके लेड और टिन का मिश्रण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 3142 यानी सी वाला। 138वां प्रश्न है, धमनियों और सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। धमनियां त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होती हैं, जबकि सिराएं शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। धमनियां जो हैं ये त्वचा की सतह पर नहीं बल्कि ये शरीर में गहराई पर स्थित होती हैं, जबकि जो आपकी सिराएं हैं ये त्वचा की सतह के नीचे स्थित होती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है यहां पर ए, केवल एक। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एसडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना? श्री कृष्ण अय्यर, नवनीत सक्सेना, रामकृष्ण मुक्काविली, संभवत प्रकाश देसाई। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए पायनियर अवार्ड देता है। पहली बार यह अवार्ड किसी भारतीय को दिया गया। यह अवार्ड रामकृष्ण मुक्काविली को भारत में जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 140वां प्रश्न है, इंडिया चाइल्ड
वेलबींग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड विजन इंडिया ने इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है, यानी ये सेकंड संस्करण है। यह रिपोर्ट विभिन्न बाल केंद्रित संकेतकों पर डेटा प्रदान करती है और 9 आयामों के माध्यम से उनका विश्लेषण करती है। ये 9 आयाम जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक सेहत, इंद्रियां, कल्पना, विचार, भावनाएं, व्यवहारिक कारण, संबद्धता, खेल और किसी के पर्यावरण पर नियंत्रण है। तो रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है और पहला वाला भी सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन ये तीनों ही हार्मोन वृद्धिकारक हार्मोन हैं। ऑक्सिन्स जो है पौधों में पुष्पण को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा करता है और उनके आकार को बेहतर करता है। साइटोकाइनिन जो है ये नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ और एडवेंचर शूट फॉर्मेशन बनाने में मदद करता है। वहीं एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड कलियों और बीजों की सुप्तावस्था को नियंत्रित करता है और यह पौधों की वृद्धि, बीजों के अंकुरण और उपापचय को रोकता है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है सी वाला, एब्सिसिक एसिड। 142वां प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? रिबुलोस, राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल। गाय के दूध के वसा में बीटा कैरोटीन नामक एक रंग द्रव्य होता है जो इसे थोड़ा पीला रंग प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 143वां प्रश्न है, सूची 1 में किरण दी गई है और सूची 2 में उसके खोजकर्ता हैं। एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टगन ने की है। गामा किरण की खोज हेनरी बैकुरल और पॉल विलार्ड ने की है। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्सिल ने की है। रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 4, 2, 3, 1 यानी सी वाला। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। जून 2022 में ईरान ने अंतरिक्ष में एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 145वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा उद्योग गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इस परियोजना की शुरुआत 11 अगस्त 2018 को 3700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसकी स्टार्टिंग की गई। इस योजना के अंतर्गत यूपी के 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन 6 क्षेत्रों में लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, आगरा और कानपुर शामिल हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का उदाहरण है? सोडियम टेट्राबोरेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम जियोलाइट, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, यह एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें एक क्यूबिक क्रिस्टल संरचना होती है। इसका रासायनिक सूत्र NaAl SI2O6
इंटू H2O है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 147वां प्रश्न है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पैलेडियम एक चमकदार चांदी की धातु है जिसका उपयोग कई प्रकार की विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 46 है। पैलेडियम कमरे के तापमान पर तरल नहीं होता है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कमरे के तापमान पर केवल दो तत्व तरल अवस्था में होते हैं, एक तो ब्रोमीन और दूसरा है पारा। तो ये दो तत्व जो हैं ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। ग्रीनोकाइट एक दुर्लभ कैडमियम खनिज है जिसमें क्रिस्टलीय रूप से कैडमियम सल्फाइड होता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, केवल 2। 148वां प्रश्न है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास होती है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 149वां प्रश्न है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2029-30 तक भारत के गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है, तो आपका सही आंसर होगा सी वाला, केवल 2। 150वां प्रश्न है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्ट ईसी कर दिया गया। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना जो है जून 1997 में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर की थी। उस समय इसका नाम था बिस्ट ईसी। दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार भी शामिल हो गया और तब इसका नाम हो गया बिम्स ईसी। फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए। इसकी पहली शिखर बैठक जो है जुलाई 2004 में हुई है और तब इसका नाम बदलकर कर दिया गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर जो है 2022 में किए गए हैं। मार्च 2022 में कोलंबो, श्रीलंका में हुए 5वें शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपका यहाँ पर सही क्रम होगा तीसरा, तीसरे के बाद आएगा, फिर आएगा आपका पहला, फिर आपका आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा चौथा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 2। इसी के साथ आपका टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आपको बहुत जल्द इसके आगे का टेस्ट भी मिलेगा, तो तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।